स्वागत है आप सभी लोगों का गणित विषय को बिल्कुल बेसिक के साथ और एक नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए। हम लोग चाल, समय और दूरी इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने टोटल अपने 5 लेक्चर खत्म कर लिए हैं और उस 5 लेक्चर में रेलगाड़ी से संबंधित हम लोग प्रश्न को लगाया है। तो जो आपके ट्रेन के संबंधित प्रश्न हैं वो ट्रेन के जितने भी लॉजिक होते हैं उसमें से लगभग 75% आपके टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जब टोटल चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे। आज हमें किस प्रकार के प्रश्न पढ़ना है? आज हमें अनुपात पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना है। तो हम लोग अपने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इस चैप्टर में रेशियो पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड से सॉल्व करने से प्रश्न हमारे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, हमारा उनका आंसर आ जाता है। अगर आपको रेशियो मेथड नहीं पता है तो आप सिंपल तरीके से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से अगर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका टाइम ज्यादा खर्च होता है। इसलिए रेशियो मेथड यानी अनुपात विधि हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। किस चैप्टर के लिए? अपने इसी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस चैप्टर के लिए। तो चलिए समझते हैं कौन सी विधि रेशियो मेथड किसमें, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस चैप्टर के लिए। तो पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग एक ही फार्मूला बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, d बराबर s इंटू टी। तो d मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, s फॉर स्पीड, t फॉर टाइम। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम इस दूरी को फिक्स कर दें यानी कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है? फिजिक्स में ये आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर 1/2। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कि चाल समय का हमेशा अपोजिट होता है। तो चाल किसके प्रोपोर्शन में होता है? 1/t, यानी कि 1 समय के अपोजिट में होता है, यानी कि चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है। ये कब होता है? जब हमारी ये दूरी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। मान लीजिए ये लखनऊ है और यहाँ पर आपका कानपुर है, तो लखनऊ कानपुर की कभी दूरी तो बदलने वाली है ही नहीं। तो अगर लखनऊ कानपुर के बीच में आने जाने की स्पीड आपको दिया गया है, कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज्यादा होती है और समय का दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी स्पीड होगी उसमें हमारा जो समय लगेगा तो उसका हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। इसको साधारण भाषा में समझने के लिए अगर हम कहें तो अगर हमारा स्पीड, दो हमारी पहले वस्तुएं ले लेते हैं, मान लेते हैं पहली कार है या ट्रेन है, कुछ भी मान लीजिए। तो पहली एक कार है जिसको हम लोग ए से बता रहे हैं, दूसरी एक कार है जिसको हम लोग बी से बता रहे हैं। तो अगर पहली कार का अनुपात स्पीड में 2:3 है, तो जो टाइम का रिलेशन होगा, टाइम का रेशियो होगा, वो 3:2 होगा। इसका यही मतलब होता है, जस्ट अपोजिट का मतलब होता है जो रेशियो आपका दो कार ए और बी में जो रेशियो स्पीड का होगा यानी 2:3 होगा, तो आपके टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा टाइम का रेशियो, जस्ट अपोजिट। ये बी वाला जो रेशियो स्पीड का है 3, वो यहाँ आ जाएगा टाइम के पास, और जो आपका रेशियो स्पीड के लिए है ए के लिए, वो आपका बी के पास, टाइम के पास पहुंच जाएगा। तो जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, यानी कि इस तरह आपको लिख देना है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, रेशियो पर आधारित प्रश्नों का यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? चाल और समय में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। कब होता है? जब हमारी दूरी कांस्टेंट होती है। एक दूसरा भी इसमें रिलेशन होता है, कब? जब हमारा समय कांस्टेंट होता है तो चाल और दूरी में क्या संबंध बनेगा, और दूसरा जब हमारी चाल यानी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में दूरी और समय में हमारा क्या संबंध बनेगा। ये भी आपके फार्मूले होते हैं। तो ये, लेकिन हम लोग इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीजें एक भी बार में समझ लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगी। पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा समय कांस्टेंट होगा, अगर हमारा यहाँ पर मान लीजिए समय आपका कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, तो आपका दूरी में और चाल में क्या रिलेशन होगा, ये हमें निकालना है। तो ये हमेशा इक्वल में रिलेशन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन में रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और चाल समय में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, और दूरी और चाल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर समय आपका कांस्टेंट रहे, इसको चलिए थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर ही लेते हैं। और अगर किसी कंडीशन में आपकी चाल कांस्टेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपका दूरी, चाल यानी स्पीड आपकी कांस्टेंट होने पर दूरी और बचा क्या? आपका समय। दूरी और समय बचा है, दूरी और समय में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है।
प्रोपोर्शन आपका सीधा रिलेशन होगा, यानी जितनी दूरी रहेगी उतनी चाल होगी। यहाँ पर अगर चाल कांस्टेंट है, जितनी दूरी होगी उतना ही समय होगा, वही रेशियो समय का भी होगा। तो अभी इस वाले लॉजिक पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब इसके प्रश्न मिलेंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमें क्या सीखना है कि स्पीड और टाइम, हमारे स्पीड और टाइम जस्ट अपोजिट होते हैं, बस इतना सीख लीजिए। और ये किस में होते हैं? रेशियो में होते हैं, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू में जस्ट अपोजिट नहीं होते हैं, रेशियो में अपोजिट होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, आगे हम लोग प्रश्नों पर बढ़ते हैं, तब वहां पर आपको समझ में आएगा। ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको आप आराम से देख लीजिए। इसको हम सारे प्रश्न, आज के सारे प्रश्न हमें रेशियो मेथड से ही सॉल्व करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। किसी स्थान को तय करने में ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है, यानी कि कोई व्यक्ति है, ए है और बी है, इसको लिख लेते हैं। इनकी स्पीड में आपका अनुपात दिया गया है कितना? 3:4, ठीक है। तो टाइम का अनुपात कितना होगा आपको पता है, ये स्पीड का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात अभी आपने सीख लिया है कि जस्ट अपोजिट होगा, यानी 4:3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से कितना मिनट? 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए के लिए जितना समय लगा होगा वह कितना है, यानी ए का समय निकालना है, ए को अपने स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगा होगा। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। देखिए, तभी जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा डिटेल में समझे रहेंगे, तभी प्रश्नों को लगाने में भी मजा आएगा। नहीं तो अगर प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देगा तो आप वहां पर कंफ्यूज होते रहेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं, उनकी स्पीड, ए की स्पीड 3 है और बी की 4, यानी अगर स्पीड ए की कम है तो बी की स्पीड ज्यादा है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर ए की स्पीड कम थी तो उसे समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बी की स्पीड 4 यानी ज्यादा है तो उसके समय कम लग रहा है। इसको आप अपने मन में थोड़ा सोचिए कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे और किसी जगह पर जाना होता हो, तो जब आप बहुत तेज अपनी मोटरसाइकिल को लेके जाते होंगे तो आपको समय कम लगता है। इसके जस्ट अपोजिट जब आप धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाएं, यानी कि अपनी स्पीड को कम कर दें, तो आपको समय ज्यादा लगता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, अपने हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। स्पीड कम होगी, समय ज्यादा, तो ए के लिए एक कहानी है, स्पीड कम है ए की तो ए का समय ज्यादा लग रहा है। बी के लिए कहानी है, बी की स्पीड ज्यादा है तो उसे समय कम लगेगा, ठीक है। ये समझने वाली बातें हैं, ये बहुत आपके काम में आएंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं। अब अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस दूसरी लाइन को फिर से पढ़ते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए, ए को कितना लग रहा है? 4, बी को कितना लग रहा है? 3। ये अनुपात में लग रहा है, तो अनुपात में कितना ज्यादा लग रहा है? अनुपात में तो ज्यादा 1 लग रहा है, अनुपात में 1 ज्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ तो बता रहा है ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगता है, यानी एक अनुपात आपके 30 मिनट के बराबर है। यहाँ पर ये बात समझ में आया कि अनुपात में ए को 4 लग रहा है समय और बी को अनुपात में समय 3 लग रहा है। तो अनुपात में ए कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल में यानी कि वास्तविक रूप से ए बी से कितना ज्यादा समय लग रहा है? 30 मिनट का समय लग रहा है, यानी 30 मिनट के बराबर है। 1:30 मिनट के बराबर है। हमें निकालना क्या है? ए को कितना समय लगेगा? तो ए का अनुपात कितना है? समय वाला। ए का अनुपात है समय वाला 4 है, यानी 4 की वैल्यू निकालना है। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए एक अनुपात की मान आपको पता है 30 मिनट, तो 4 अनुपात का मान निकालने के लिए इसमें 4 गुना कर दीजिए, इसमें क्या करिए 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इधर 4 आ जाएगा, उधर 4 की 12 यानी 120 मिनट आ जाएगा। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 मिनट। हमें सिर्फ इसका मान निकालना है। 1 मिनट पेन चेंज करते हैं, फिर समझ में आएगा। नहीं तो एक ही पेन से क्या होता है कि थोड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, 4 अनुपात का क्या मान होगा, 4 अनुपात की क्या वैल्यू होगी, सब सिर्फ हमें इससे मतलब है। तो एक रेशियो की वैल्यू आपको 30 मिनट निकाल चुके हैं, तो 4 रेशियो की वैल्यू 120 मिनट होगा। और 120 मिनट का मतलब कितना होता है? 2 घंटा। तो 2 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे लगेंगे ए को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। तो ये तरीका कौन सा है? अनुपात का तरीका है। यहाँ पर समझाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पहली बार मैथ को पढ़ रहे हैं और आपको समझाना है, एक एक चीज समझाना है। अगर आप 1-2 बार मैथ को पढ़ चुके हैं तो ये प्रश्न बहुत जल्दी से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दिक्कत यही होती है कि हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, बेसिक चीजें नहीं समझते हैं, और ना समझने के कारण जब हमारे पास कोई ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ घुमा फिरा के लिखा होता है,
तो हम उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, कहते हैं कि प्रश्न बहुत ही कठिन आ चुका है, लेकिन कठिन और सरल कुछ नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक चीजें पढ़ी हैं, तो कठिन और सरल से कोई मतलब नहीं होता है। कठिन सरल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसी प्रश्न को लगाने में आपको 10 सेकंड लग सकता है या आधे मिनट का टाइम लग सकता है। अगर कोई बड़ा प्रश्न आ गया तो उसको लगाने में 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। यही कठिन और सरल की परिभाषा होती है कि आपको लगाने में कितना समय लग रहा है। कठिन का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी ना कर पाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू आपको दी ही नहीं गई है। इस प्रश्न में कोई वैल्यू नहीं दी गई है और फिर भी हमसे मान पूछ रहा है। कहते हैं कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की जाती है, यदि इससे आधी दूरी दुगनी समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं। अभी हम लोग चाल और समय का जो अपोजिट रिलेशन पढ़ा है उससे लगाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें समझाना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हम लोग बेसिक तरीके से लगाते हैं। मान लेते हैं जो दूरी हम मानते हैं उसको दूरी और समय दोनों आपका दिया नहीं गया है, तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, इसमें आधी करनी है दूरी, फिर दुगनी करनी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दूरी को 2 मान लेते हैं। 2 किलोमीटर मानिए, कुछ मानिए, और समय को कितना मान लेते हैं 2। तो मान लेते हैं कुछ दूरी जाना है, 2 किलोमीटर की दूरी जाना है और आपको 2 घंटे का समय लगता है, ऐसा आप मान लीजिए। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 2, समय है 2, बराबर इतना स्पीड कितना हो गया 1। तो मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अनुपात में आप निकालेंगे तो मात्रक वैसे भी कट जाएंगे, तो मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या माना है? अपने मन से मान लिया है। आप यहाँ 1 भी मान सकते हैं, दूरी को 1 मान लीजिए, समय को 1 घंटा मान लीजिए, या दूरी को 100 किलोमीटर मान लीजिए, समय को आप 100 घंटा मान लीजिए। जो माननी है अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक, तो हमने दूरी को 2 माना है और समय को 2 माना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली कंडीशन हो गई। क्लियर? अब अगली कंडीशन में बढ़ते हैं। यदि इससे आधी दूरी जब अब हमारी बात हो रही है आधी दूरी की, तो दूसरी कंडीशन में दूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहली कंडीशन में 2 थी, दूसरी कंडीशन में आधी यानी कि 1, इसलिए हमने इसको वैल्यू 2 माना था। जिससे आधा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर आप यहाँ पर 1 मानते तो उसका आधा करने पर यहाँ पर 1/2 आता। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 माना था। यही इसका एक लॉजिक है। समय की बात करते हैं। इसकी आधी दूरी दुगने समय में, तो समय कितना था? 2 का दुगना कितना होगा? 4। तो अब दूरी 1 हो गई और समय की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो हमारी स्पीड कितनी होगी? स्पीड बराबर इस कंडीशन में स्पीड कितनी होगी? स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी की वैल्यू 1 है, समय की वैल्यू 4 है, तो स्पीड कितनी होगी? 1/4। अब हमें ये पहले वाली स्पीड है, ये वाली हमारी पहली की स्पीड है, यानी कि इसको S1 मान लें। ये बाद वाली स्पीड है, इसको S2 मान लेते हैं। तो S1 रेशियो S2 हमें निकालना है। तो S1 की वैल्यू कितनी है? पहली वाली स्पीड 1 है, दूसरी वाली स्पीड की वैल्यू कितनी है? 1/4 है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अनुपात में कभी भी संख्याएं बटे में नहीं होती हैं, भिन्न में नहीं होती हैं, इसको पूर्णांक संख्या के रूप में होता है। तो पूर्णांक बदलने के लिए क्या करते हैं? नीचे जितनी संख्याएं होती हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 का यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाता है। तो आप क्या करिए, 4 का ऊपर नीचे 4 का दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए। तो 4 का दोनों संख्या गुणा करने से नीचे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 एकम 4 रहेगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका स्पीड यानी कि दोनों की चालों का अनुपात कितना आ गया? 4:1। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाया है, आप अपने तरीके से लगाएंगे तो उसमें आप तुरंत भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कॉमन सेंस की बात है, आप दूरी और समय कुछ भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पर आप पढ़िए, इस चीज को पढ़िए, कॉमन सेंस लगाएंगे तो डायरेक्ट आपका तुरंत आंसर आएगा। आपको इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? आधी दूरी दुगने समय में, तो आधी दूरी को अगर दुगने समय में तय करेगा, आधी दूरी को दुगने समय में अगर तय करेगा तो इसका मतलब पूरी दूरी को तय करने में 4 गुना समय लगेगा। ठीक है, पूरी दूरी को तय करने में 4 गुना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से, मौखिक तरीके से अगर इसको करना चाहें प्रश्न को, तो कैसे करेंगे? अगर हमारा स्पीड का रेशियो देख लीजिए, स्पीड मान लेते हैं पहले 1 है, ठीक है, फिर हमें टाइम का रेशियो निकालना है। तो स्पीड पहली कंडीशन में हमने 1 माना, क्लियर। दूसरी कंडीशन में आधी दूरी दुगने समय में, तो कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि आपको कहीं जाना है, आधी दूरी जा रहे हैं और 2 गुना समय लग रहा है, तो बाकी की आधी दूरी जब तय करेंगे तो समय कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी? आपकी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ये यहाँ पर गलत हो गया है।
यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में यहाँ पर ये गलत लिखा जा चुका है, क्योंकि आपकी स्पीड 4 गुना नहीं हो रही है, समय आपका 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम मिटा के इसको मौखिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मौखिक सॉल्व करने की इस प्रश्न को कोशिश करते हैं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन का पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोग समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, समय कितना लगेगा। तो मान लेते हैं पहली कंडीशन में हमारा समय 1 लग रहा है, दूसरी कंडीशन में हमें स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। अब ध्यान समझिए, पहली कंडीशन में मान लेते हैं समय हमारा 1 घंटा लग रहा है। अब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक समझना है आपको। ठीक है, समझना क्या है, आधी दूरी को दुगने समय में, कॉमन सेंस का यूज करिए। आपको कहीं जाना है, अब आधी दूरी गए तो आपको 2 गुना समय खर्च हो गया। जब पूरी दूरी तय करेंगे तो 4 गुना समय लगेगा, यानी कि अगर पहले 1 घंटा लगता था तो अब 4 गुना समय, 4 घंटा लग रहा है। तो टाइम में हमारा 1:4 का रेशियो रहेगा, तो स्पीड में कितना रेशियो हो जाएगा, 4:1। तो अगर कॉमन सेंस से लगाना चाहिए तो आपका डायरेक्ट आंसर 4:1 ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ये बेसिक तरीके से हमने बता ही दिया है प्रश्न को। तो चलिए बहुत हो गया डिस्कशन एक प्रश्न पर। तो एक्चुअली यहाँ पर कितने प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग प्रश्न पर डिस्कशन कर रहे हैं और प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर डिस्कस कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो आपका तुरंत ही गलत हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई में 5:3 का अनुपात है। अब देखिए रेलगाड़ी के लगभग सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मत समझिए कि ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, यहाँ रेलगाड़ी सिर्फ लिखा है। यहाँ पर आपको कार भी लिखा जा सकता है, बस भी लिखा जा सकता है, ट्रक भी लिखा जा सकता है, या फिर आपको किसी 2 आदमियों की लंबाई, मतलब कोई भी चीज लिखी जा सकती है, एरोप्लेन भी लिखी जा सकती है, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके चाल समय दूरी के बेसिक प्रश्न हैं। तो उसी बेसिक प्रश्नों को आज हम लगा रहे हैं। इसमें रेलगाड़ी के भी मिलेंगे और दूसरी चीजों के भी प्रश्न मिलेंगे आपको। चलिए लगाते हैं। जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं D = S × T, तो जो लंबाई होती है वही हमारी दूरी कहलाती है। तो ठीक है, तो जो डिस्टेंस का आपको वैल्यू दी गई है, 2 है, 2 को मान लेते हैं, पहले को A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, पहली रेलगाड़ी को हमने A माना, दूसरी रेलगाड़ी को हमने B माना। तो इसके डिस्टेंस यानी दूरी में क्या अनुपात है, 5:3 का अनुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी चाल, अब हमारे पास स्पीड का भी अनुपात हमें पता है। स्पीड में कितना अनुपात है, 6:5। ठीक है, इनके एक खंभे को पार करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, और हमें किसका अनुपात निकालना है, टाइम का अनुपात निकालना है, समय का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी का डिस्टेंस और दूसरी रेलगाड़ी के डिस्टेंस में 5:3 का अनुपात है, स्पीड में 6:5 का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात निकालना है। और T बराबर आप लोग जानते हैं, T बराबर क्या होता है, D/S होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि पहली रेलगाड़ी की दूरी को हमने यानी डिस्टेंस को 5 मान लिया है और इसकी स्पीड को 6 मान लिया है। क्लियर? दूसरी रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है यानी लंबाई उसको हमने 3 माना है और यहाँ पर स्पीड को हमने 5 मान लिया है। ये अनुपात में है, अनुपात हटा के यही इसी को हमने ओरिजिनल वैल्यू मान ली है। तो अगर टाइम का फार्मूला लगाएंगे तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, D/S यानी दूरी बटे चाल आपकी फार्मूला होता है। तो पहली रेलगाड़ी के लिए दूरी कितनी है, 5, चाल कितनी है, 6। ये पहली रेलगाड़ी के लिए हो गया। दूसरी रेलगाड़ी के लिए दूरी कितनी है, 3, चाल कितनी है, 5। तो समय का यही अनुपात होगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में हमारा अनुपात नहीं होता है, इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। और चेंज किस में करना पड़ेगा, पूर्णांक संख्याओं में। तो पूर्णांक संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, ये नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं 6 और 5, तो 6 और 5 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कितना आएगा, 30 जो एलसीएम आता है उसका ऊपर नीचे हम लोग दोनों जहां पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आंसर टाइम का अनुपात आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। अनुपाते 5 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे 6 बार और 6 × 18 यानी कि 25:18 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अधिकांश पे टिक लगाया गया है पहले से ही, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो इसको हम लोगों ने बेसिक तरीके से नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाया है। बेसिक तरीका मतलब जिसमें आपको बताया गया था चाल और आपके समय में अपोजिट रिलेशन होता है, तो उस तरीके से न लगा के बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब जिसको आता है
वो तो इस प्रश्न को कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो कैसे करेंगे। मान लेते हैं 3 कारों की गतियों में 1, 3, 5 का अनुपात है। 3 कार हम लोग मान लेते हैं, पहला ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, तीसरी कार को सी मान लेते हैं, और इनकी स्पीड में कितना अनुपात दिया गया है, 1:3:5 का अनुपात दिया गया है। तो इन्हीं कारों को समान दूरी, यानी कि दूरी हमें फिक्स है, तो समय का अनुपात निकालना है, टाइम का रेशियो क्या होगा यही हमें निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि अगर हमारी दूरी फिक्स होती है तो चाल और समय में अपोजिट रिलेशन होता है, यानी कि स्पीड में अगर 2 और 3 का अनुपात होता है तो टाइम में 3:2 का अनुपात होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड का अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट आपका किस में अनुपात होगा, आपका टाइम का अनुपात होगा। ठीक है, कैसे इसको समझ लेते हैं। देखिए यहीं पर लिख देते हैं, समझना है तो यहीं पर लिख देते हैं। अगर स्पीड में 1:2 का अनुपात है तो हमारा जो टाइम होगा, टाइम में अनुपात, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है 3:2, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन 3:2 का कैसे आता है यहाँ समझिए। स्पीड में कितना अनुपात है, 2:3 है। ठीक है, तो टाइम का कितना अनुपात होगा, जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट उल्टा। तो अपोजिट 2 का उल्टा कितना होता है, 1/2। अपोजिट मतलब उल्टा करना। और 3 का अपोजिट कितना होता है, 1/3। ठीक है, ये होता है जस्ट अपोजिट का मतलब, जस्ट उल्टा अनुपात होता है। समय और चाल में जस्ट उल्टा अनुपात होता है। उसका ये मतलब होता है कि स्पीड जो दिया गया है इसका उल्टा कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दिया गया है तो 1/3 होगा, अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3:2 ही आएगा, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 6 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पे 3:2 ही आता है। तो समझने का क्या मतलब हुआ, हम लोग कौन सी बात समझ रहे हैं कि जब 2 अनुपात में वैल्यू दी गई होती है तो डायरेक्ट हम लोग अपोजिट करके इसको लिख देते हैं, यानी 3 गुणा करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 2 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, हमारा आंसर आ जाता है रेशियो में, अनुपात में। लेकिन अगर 3 संख्याएं दी गई हों, यहाँ पर देखिए आपके 3 संख्याएं दी गई हैं। जब 3 संख्याएं दी गई हों तो हम डायरेक्ट अपोजिट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको इधर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 होता है तो 3 यहाँ लिख देते, 1 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन 3 संख्या है तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमें इसको अपोजिट निकालना पड़ेगा। अपोजिट निकालने के लिए यानी कि समय का अनुपात क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब स्पीड अगर 1 है तो 1 का अपोजिट कितना होता है, 1/1 होता है। नीचे 1 कर दीजिए, ऊपर जो संख्या है उसे नीचे भेज दीजिए, नीचे जो संख्या है उसे ऊपर भेज दीजिए। ये अपोजिट करने का मतलब होता है। तो 3 ऊपर है इसे नीचे भेज दीजिए, 1/3 हो जाएगा। 5 ऊपर है इसे नीचे भेज दीजिए, 1/5 हो जाएगा। तो अपोजिट का मतलब, भिन्न में अपोजिट का मतलब होता है नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दीजिए, यही अपोजिट का मतलब होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे वाली संख्याएं कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो 1 का, 3 का, 5 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो आता है कितना आता है, एलसीएम 15 आता है। 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फ्रैक्शन वैल्यू सारी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन तीसरी संख्या में भी आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 3 से 15 5 बार कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 5 रहेगा। 5 से 15 3 बार कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 5 रहेगा। तो टाइम में क्या रेशियो आएगा, 15, 5 और 3 का। तो आपका तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न में सिर्फ इसको इसलिए लिया गया था कि अगर आपके 3 वैल्यू दी गई हो तो उसको डायरेक्ट आप अपोजिट नहीं कर सकते हैं, आपको अपोजिट करके निकालना ही पड़ेगा, यानी कि उल्टा करके निकालना ही पड़ेगा। भिन्न में अंश को हर में, हर को अंश में बदल के आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप चाल और समय में किस तरह से निकालना है ये चीज़ें समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। ये कुछ अलग टाइप के प्रश्न है, क्योंकि इसमें अनुपात की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में लिखी होती है, यानी भिन्न के रूप में लिखी होती है। अब इसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सा हमारी अभी वर्तमान की चाल है और कौन सी हमारी पहले यानी वास्तविक स्पीड है। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रश्न की सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब सिर्फ सबसे पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। तो हम ये सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, आप पहली बार या दूसरी बार आप मैथ को पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 2 चीजें दी रही होंगी। एक होता है हमारा वास्तविक चाल, यानी कि वास्तविक आपकी स्पीड दी रहेगी,
और दूसरा होता है वर्तमान चाल, यानी कि वर्तमान की जो स्पीड होगी वो आपकी दिया रहेगा। अब यहाँ पर भिन्न में आपको समझना है कौन सी आपकी वास्तविक स्पीड है और कौन सी आपकी वर्तमान स्पीड है। इसको सिर्फ इतना ही पहली लाइन पढ़िए, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, यानी कि अगर इस प्रश्न को बार बार, इस लाइन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी वो 7 की चाल से चल रहा है, स्वयं की चाल की, एक 7/11 यानी अभी चल रहा है 7 की स्पीड से, और पहले कितनी थी, 11 स्पीड थी, यानी कि वास्तविक चाल हमारी 7 होगी और वर्तमान चाल हमारी 11 होगी। या इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्वयं की चाल की, जब यहाँ पर आपको इस प्रकार की आपको बटे में दिया जाए, फ्रैक्शन में लिखा गया हो, तो जो ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ये आपकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसके नज़दीक जो चीज़ लिखी होती है वो हमारा नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। और जिसके बारे में बात की जा रही होती है, अभी जिस चाल से चल रही होती है, वो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब जो चीज़ नज़दीक लिखा हो वो किसकी वैल्यू होती है, नीचे वाली संख्या की वैल्यू होती है, यानी हर की वैल्यू होती है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। जो ऊपर वाली होती है वो हमारी वर्तमान स्पीड होती है। आप इसको, लेकिन ये तो रटने वाला तरीका हो गया है, आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। इसी लाइन को अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग काम करने लगेगा कि इसमें 7 और 11 में कौन सी हमारी वास्तविक स्पीड है और कौन सी हमारी वर्तमान स्पीड है। यही समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्टूडेंट इसी में बार बार गलतियां करते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत आता है। तो एक रेलगाड़ी, और हमने अपने तरीके से यानी लॉजिक के हिसाब से क्या समझना है कि बस इस लाइन को पढ़िए और आपका दिमाग क्या काम करे कि अभी वो किस चाल से चल रहा है और आपकी जो वास्तविक स्पीड होगी वो तो निकल आएगी। तो इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, इस लाइन का मतलब हो गया कि अभी वो 7 की स्पीड से चल रही है, यानी कि वर्तमान स्पीड उसकी 7 है और पहले कितनी थी, 11। ये इसकी लाइन का मतलब है। या फिर आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं, जो इसके नज़दीक होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है और जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बहुत समझना जरूरी है कि जिसके बारे में बात की जाए। तो अभी किसकी बात हो रही है, जाने की बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात की जाए वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो 7 हमारी अभी जा रहे हैं, यानी अभी जो जा रहे हैं वो 7 की स्पीड से जा रहे हैं और पहले कितने जाते थे, 11 की स्पीड से जाते थे। तो ये छोटी सी चीज को हमने कम से कम 1-2 मिनट 2-3 मिनट खर्च कर दिया है समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको जिंदगी भर ये कभी गलती नहीं होगा। ये इस चीज को याद रखिएगा, जिसके बारे में बात की जाए वो वैल्यू ऊपर होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है यानी वास्तविक जो वैल्यू होती है वो नीचे होती है। ठीक है, तो हम लोग बार बार प्रश्नों में वास्तविक चाल और वर्तमान चाल नहीं लिखेंगे। इसी कंडीशन में हम लोग ए बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए और बी, क्योंकि ए पहले आता है बी बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इसको मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। ए बी मानने का क्या मतलब होगा कि ए पहले आता है बी बाद में आता है। इसका कहने का मतलब होगा कि ए हमारी हमेशा वास्तविक चाल को रिप्रेजेंट करेगा और बी हमेशा वर्तमान चाल को रिप्रेजेंट करेगा। ये अपने मन से कुछ मान लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में वास्तविक चाल वर्तमान चाल लिखेंगे तो बार बार दिक्कत होगी और प्रश्न बड़ा भी हो जाता है। तो प्रत्येक जितने भी आपके चैप्टर होते हैं मैथ में, ऐसे ही अपने मन से कुछ चीज़ें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और जितने भी आपके उस चैप्टर में प्रश्न मिलते हैं हम लोग उस जगह पर वही वैल्यू लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ए बी एज्यूम कर लेते हैं। ए पहले आता है यानी कि वास्तविक चाल पहले होगी और वर्तमान चाल बाद में होगी। तो ए बी बार बार लिखेंगे। आगे के प्रश्नों में भी हम लोग ए बी ही लिखेंगे। वहाँ ए का मतलब वास्तविक चाल और बी का मतलब वर्तमान चाल, आप समझिएगा। ठीक है, तो वास्तविक चाल इसमें कितनी है, 11। वर्तमान चाल अभी वो किस चाल से जा रहा है, 7। तो अभी 7 की चाल से जा रहा है। पहले किस स्पीड से जाता था, 11 की स्पीड से जाता था। तो इनका टाइम का क्या रिलेशन होगा, टाइम का क्या रिलेशन होगा, 7:11। ये आपको पता होना चाहिए। आगे किसी स्थान पर चलकर वह 22 घंटे में पहुंचती है। तो अगर वो 7 की स्पीड से जाए तो 22 घंटे में पहुंच रही है, लेकिन अगर 7 की स्पीड से जाए तो हमारा जो घंटा लग रहा है वो कितना लग रहा है अनुपात में, 11। यानी कि 11 अनुपात किसके बराबर है, 22 घंटे के बराबर है। हमसे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर वो 7 की स्पीड से जाए तो उसे कितना लगता है घंटा, 22 घंटे लगते हैं। लेकिन 7 की स्पीड से जाने पर हमें कितना अनुपात निकल के आ रहा है, 11। यानी 11 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर है, 22 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू किसकी होगी, 11 का दोनों तरफ आप भाग कर दीजिए तो 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 घंटे के बराबर होगी। क्लियर। अब यहाँ निकालना क्या है,
निकालना क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग कि इस 7 अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस 11 अनुपात की आपने वैल्यू दिया था 22 घंटा, तो इस 7 अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए इस जो 1 अनुपात बराबर 2 घंटा आया, इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 7 अनुपात की वैल्यू निकल आएगी। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये समझ में आई कि पहले कितने घंटे में जाता था, पहले वो जाता था 14 घंटा, 7 अनुपात बराबर 14 घंटा। बाद में कितने घंटे में जाने लगा, 22 घंटा। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। पहले वो 14 घंटे में जाता था, बाद में वो 22 घंटे में जा रहा है। हमसे पूछ रहा है यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। अगर अपने स्वयं की चाल से चले तो 14 घंटे में पहुंचेगी। तो ये हमसे नहीं पूछ रहा है कि आप जल्दबाजी में 14 पे आंसर लगा के आ गए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि अब अगर वो अपनी स्वयं की चाल यानी वास्तविक चाल से चले तो कितने घंटे में पहुंचेगी। तो अगर उसने पूछा होता कि अगर रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने घंटे में पहुंची होगी, इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर पहला यानी 14 घंटा सही होता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, कितने समय की बचत होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर अपनी चाल से चलेगा तो उसे लगता है 14 घंटा, अगर धीरे धीरे चलेंगे तो कितना लगेगा, 22 घंटा। तो बचत कितना होगा, अभी पहुंच रहे हैं 22 घंटे में, पहले पहुंचते फिर 14 घंटे में, तो बचत कितने की हो जाएगी, बचत आपकी 8 घंटे की बचत होगी। तो ये 8 घंटा आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। जल्दबाजी में 14 पे टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान से प्रश्न है, लेकिन बस इसमें एक ही चीज समझने वाली है और इसको पूरी लाइफ टाइम में आप याद रखिएगा कि 7/11 अगर दिया हुआ तो कौन सी उसमें वास्तविक चाल होगी, कौन सी उसमें कौन सी मतलब वर्तमान चाल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डिस्कशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है किसी प्रश्न के में, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, सिर्फ हमें समझने पर ध्यान देना है। प्रश्न लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, आंसर निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4, तो हम क्या मानेंगे, हमने अभी बताया है ए और बी मान लेते हैं। ए हमेशा क्या होगा, उसकी वास्तविक चाल होगी, बी क्या होगी, उसकी वर्तमान चाल होगी, यानी कि अभी वो जिस स्पीड से जा रहा है वो हमारे बी की वैल्यू है, ए हमारी वास्तविक चाल है। तो एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल यहाँ लिखा है, इसके बगल में हमारा क्या होता है 5, तो सामान्य चाल की 5 है। अभी वो किस स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि पहले वो 5 की स्पीड से जाता था, अभी वो 3 की स्पीड से जा रहा है। तो टाइम का क्या रिलेशन होगा हमें पता है, क्या होगा, 3:5 होगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अपने निर्धारित समय पर 2 सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है। देर से पहुंचने का मतलब अगर वो पहले 3 घंटे में पहुंचता था तो अब 5 घंटे में पहुंच रहा है, यानी अनुपात में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, अनुपात में तो 2 ज्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन वास्तविक में कितना टाइम ले रहा है, 2 सही 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 5/2 घंटे आपका एक्चुअल में टाइम ले रहा है। तो 2 अनुपात किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है। दोनों तरफ 2 का भाग कर दीजिए, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 5/4 घंटे के बराबर हो जाएगा। 1 अनुपात किसके बराबर, 5/4 घंटे के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को पढ़ते हैं कि हमें निकालना क्या है। अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या होगा। यहाँ पर गलती मत करिएगा, यहाँ पर सामान्य समय निकालना है, तो ये जब आपकी वास्तविक चाल है तो उसी के नीचे आपका वास्तविक समय होगा, यानी सामान्य समय होगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें 3 की वैल्यू निकालना, यही हमारा सामान्य समय है यानी वास्तविक समय है। तो 3 का अनुपात किसके बराबर होगा, 1 अनुपात बराबर 5/3, इसमें 3 का आप गुणा कर दीजिए तो 3 अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ आप 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो 3 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ले देते हैं, ये हो जाएगा 15/4 घंटा। ठीक है, और 15/4 को हम लोग किसमें मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, 4 3 12 बचेगा 3 और नीचे रहेगा 4, तो 3 सही 3/4 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को समझाने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन जब आप इसको स्वयं करेंगे तो बहुत ही जल्दी विदिन आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, कहाँ पर अंतर लिया जा रहा है, कहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा रही है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इसी टाइप के कम से कम 3-4 प्रश्नों को लिया गया है।
तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की बात कर रहा है। सामान्य गति वाली नीचे वाली वैल्यू होती है। अभी किस स्पीड से जा रहा है? 3 की स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग क्या मानेंगे? सामान्य गति वाली स्पीड को ए मानते हैं। अभी जिस स्पीड से जा रहा है उसे हम लोग बी मान लेते हैं। और ये अनुपात किस में दिया गया है? स्पीड में दिया गया है। तो सामान्य स्पीड किसकी कितनी है? 3 है। अभी किस स्पीड से जा रहा है? 4 की स्पीड से जा रहा है। टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देर से पहुंचता है। 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहाँ पर आप अनुपात में देखिए, अगर अनुपात में उसे पहले 3 समय लग रहा था, अब कितना समय लग रहा है? 4 समय लग रहा है। तो अनुपात में कितना लेट पहुंच रहा है? अनुपात में तो 1 लेट पहुंच रहा है, लेकिन वास्तविक संख्या में कितना लेट पहुंच रहा है? 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो एक अनुपात किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। ये बात फिक्स हो गई। अब निकालना क्या है? यदि अपने कार्यालय तक चलकर जाने में सामान्य समय कितना होगा? सामान्य समय ये है आपका 3 वाला। ठीक है, जैसे ये आपकी ए आपने क्या माना था? वास्तविक चाल यानी सामान्य स्पीड मानी थी। तो सामान्य स्पीड के नीचे सामान्य समय होगा, यानी कि वास्तविक समय होगा। तो वास्तविक समय आपको 3 की वैल्यू निकालना है। तो 1 अनुपात बराबर अगर 20 मिनट है, इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे तो 3 अनुपात बराबर 60 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। और लेकिन 60 मिनट यहाँ पर आंसर नहीं है, आपका घंटे में आंसर है। तो 60 मिनट को ही तो 1 घंटा कहते हैं, इसलिए आपका 1 घंटा ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसी तरह सिर्फ आपको 2 लाइन लिखकर ही आंसर देना है। तो अगर इस प्रश्न को साधारण तरीके से करते तो बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट बन जाता, इसलिए आपको अनुपात विधि समझाई गई है। इससे पहले के आपने जितने भी रेलगाड़ी वाले प्रश्न किए हैं उसमें भी अधिकांश प्रश्नों को रेशियो मेथड से हम लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर समझना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, कौन किसकी वैल्यू ए की है, किसकी वैल्यू बी की है। प्रश्न में लिखा गया है ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, पहला इंसान ए है, दूसरा इंसान बी है। और इनका रेशियो किसका दिया गया है? स्पीड का रेशियो दिया गया है। ए की चाल के 5/6 चाल से चलते हुए बी। अब यहाँ पर समझना बहुत ही आवश्यक है, जो हमने पहले प्रश्न में इस टाइप का जो पहला प्रश्न था उसमें बहुत आपको समझाया है कि कौन सी वैल्यू किसकी होगी। अब यहाँ पर आप बताइए, ए की चाल के 5/6 चाल से चलते हुए बी, जिसके बारे में बात की जा रही है वो वैल्यू ऊपर होगी। ठीक है, स्पीड का रेशियो बता रहा है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? इस पूरी लाइन को पढ़िए। ए की चाल के 5/6 चाल से चलते हुए बी, इसमें हम वो पुराना वाला मेथड नहीं लगाएंगे कि जो जिसके नजदीक होगा उसकी वैल्यू नीचे वाली होगी। वो मेथड इसमें फेल हो गया, इसीलिए कहा था कि रटने वाला मेथड नहीं लगाना है, समझने वाला मेथड लगाना है। इस लाइन में समझिए, समझने वाला मेथड आपको बताया था हमने अभी इस टाइप का पहले प्रश्न में कि जिसकी बात हो रही होती है वो वैल्यू ऊपर होती है और दूसरी वैल्यू नीचे होगी। अब इसमें 1 मिनट, अब इस लाइन को पढ़ के सिर्फ आपको इसको इतना समझना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। ए की चाल के 5/6 चाल से चलते हुए बी, यानी चल कौन रहा है? बी चल रहा है, बी चल रहा है। तो बी के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जाती है उसकी वैल्यू ऊपर होती है। तो बी की स्पीड 5 है, अगर बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड कितनी होगी? नीचे वाली यानी 6 होगी। ठीक है, अब इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो 5:6 होगा। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो वैल्यू ऊपर होती है और दूसरी वैल्यू नीचे होती है। तो बी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बी की स्पीड कितनी है? 5, तो ए की स्पीड कितनी होगी? 6। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ए से 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है, यानी बी के बारे में बात कर रहे हैं। बी अगर इस स्पीड से चले तो ए से 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है। तो यहाँ देखिए हमारा सही है, क्योंकि बी का पहुंचने वाला समय ज्यादा है, ए के पहुंचने वाला समय कम है। तो हमारे हिसाब से तो कितना देर पहुंच रहा है अनुपात में? 1 अनुपात की देरी से ये पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना बताया गया है? 1 घंटे 15 मिनट। तो 1 घंटे 15 मिनट को हम लोग इस हिसाब से लिख देते हैं, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, बी ने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लिया? तो बी के गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगा है, यही हमें निकालना है। तो बी का समय कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए प्रश्न में बी का समय कितना दिख रहा है? बी का समय आपका
6 अनुपात दिख रहा है, यानी कि आपको 6 अनुपात की वैल्यू क्या होगी यही निकालना है, 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 1 अनुपात की वैल्यू पता है, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 रेशियो की यानी 6 अनुपात की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 6 कम 6 यानी 6 घंटे और 90 मिनट होता है। तो 90 मिनट कोई चीज़ तो होती ही नहीं है, इसमें से 60 मिनट आप उठा के इधर ले आइए। जब 60 मिनट उठा के इधर ले आएंगे तो ये 7 घंटे हो जाएंगी। 90 में से 60 मिनट इधर आ गया तो कितने मिनट बचा, 30 मिनट बचा है आपका। तो 7 घंटे 30 मिनट, 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 7 घंटे 30 मिनट। तो बी का अपने स्थान पर पहुंचने का समय कितना होगा 7 घंटे 30 मिनट। तो ये इस टाइप के आपको प्रश्न लगाना है, और समझना क्या है कि सबसे जरूरी आपका समझना क्या है इस प्रश्न में कि 5 और बटे 6, 5 बटे 6 में किसकी वैल्यू बी की है, किसकी वैल्यू ए की है। पूरा दिमाग यहीं पर लगाना है, बाकी उसके आगे तो प्रश्न आपका आसान है ही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी से दोगुना है, ए की जो स्पीड है बी से दोगुनी है और बी की स्पीड सी से तिगुनी है। जब इस टाइप का आपको प्रश्न लिखा गया हो तो यहाँ पर आप सबसे पहले ए और ये बी और ये सी लिख लेंगे और आपको स्पीड का अनुपात निकालना हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो सबसे पीछे वाला होता है उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पीछे कौन है, सी है। तो यहाँ से पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आगे वाली लाइन को बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं, बी सी से 3 गुना है। बी है सी से 3 गुना, यानी सी की अगर स्पीड हम लोग 1 मान लें तो बी हो जाएगा 3 गुना, यानी बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, ए बी से दोगुना है। ए क्या है, बी से दोगुना है। तो बी की अगर स्पीड 3 है तो इसका दोगुना कितना होगा 6। तो ये स्पीड का जो अनुपात आ गया ए बी सी का वो 6:3:1 आ गया है। अब टाइम का अनुपात तो आप निकाल सकते हैं ना, टाइम का अनुपात पहले निकाल लीजिए। टाइम का अनुपात क्या होगा, इनका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा, एक का अपोजिट एक ही होता है 1/1। अब टाइम का जो रेशियो होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, किसी भी संख्या का अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो यानी कि इसका क्या होगा, एलसीएम लेके हमें गुणा करना पड़ेगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 ही होता है। यानी कि 6 का जो एलसीएम आता है उसका प्रत्येक संख्या में हमें गुणा करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 आएगा। यहाँ 3 से 6 कैंसिल आउट होगा तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 कम 6, यानी कि हमारे समय का अनुपात क्या होगा 1:2:6। ये हमारे समय का अनुपात होगा। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। सी द्वारा 1/2 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। अब सी की बात करते हैं, यहाँ सी की बात करते हैं। सी का तो अनुपात कितना आ रहा है 6, लेकिन वास्तविक में कितना दिया है 1/2, यानी कि कितना होता है 2 × 2 = 3, 3/2 घंटा लिखा गया है। ठीक है, तो सी का कितना समय ले रहा था, सी तो अनुपात में 6 समय ले रहा था, लेकिन वास्तविक में कितना समय है 3/2 घंटे है। तो इसमें 1 अनुपात बराबर कितना होगा, दोनों तरफ 6 का भाग कर दीजिए। दोनों तरफ आप 6 का भाग कर देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू निकल आएगी। तो 6 का भाग करिए, इस तरफ 6 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस तरफ 6 का भाग करेंगे तो 3/2 और /6 घंटे रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 बार कटेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4। 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 1/4 घंटा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, निकालना ये है कि ए द्वारा कितने समय में यही दूरी तय की जाएगी। ए द्वारा कितने समय में यही दूरी तय की जाएगी, यही निकालना है। और ए का समय कितना है, ए का समय 1 है, ए का समय 1 ही तो है, और 1 अनुपात की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/4 घंटा। तो ए का हमारा 1/4 घंटे ही आंसर रहेगा, लेकिन घंटे में कोई आंसर नहीं आ रहा है। आपका आंसर किस में आ रहा है, मिनट में। तो इस घंटे को मिनट बनाने के लिए आप 60 का गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 15 मिनट। 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको मेथड समझ में आ चुका है तो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। 1 मिनट पहले हम लोग कलर इसका चेंज करते हैं पेन का। ठीक है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, उसका वास्तविक समय दिया गया है। यदि वह अपनी चाल के 1/15 भाग की कमी कर दे तो उसी समय में, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है उसी समय में,
यानी कि समय को इसने फिक्स कर दिया है, स्थिर कर दिया है। तो पहले अगर 30 घंटा लगता था तो अभी भी 30 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। में 10 किलोमीटर कम चलता है, उसकी चाल प्रति घंटे कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, समय, हमारा जो समय है यानी टाइम है वो क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। तो समय अगर फिक्स होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या आपकी सिचुएशन उत्पन्न होती है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, समय अगर आपका फिक्स होता है, एक मिनट, देखिए यहां पर आपका साफ साफ लिखा गया है कि समय अगर आपका फिक्स है, हाँ यहां पर साफ साफ लिखा गया है, अगर आपका समय कांस्टेंट होता है यानी फिक्स होता है, समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दूरी और चाल में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि जो आपकी चाल होगी वही आपकी दूरी होगी। कहने का मतलब, अगर हमारा स्पीड में, यहीं पर फिर से समझ लेते हैं, स्पीड में 2:3 का रेशियो है, तो आपकी डिस्टेंस में यानी कि आपकी दूरी में, डिस्टेंस में भी 2:3 का ही रेशियो होगा। इसका यही मतलब होता है। क्लियर। अगर समय आपका कांस्टेंट होगा तो दूरी और चाल में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर दूसरी कंडीशन भी उत्पन्न होती है, अगर हमारा चाल कांस्टेंट हम कर दें तो दूरी और समय में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग अभी प्रश्न लगा रहे थे, अगर हमारा दूरी यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल और समय में अपोजिट रिलेशन होता है। इसी रिलेशन पर आपके 90% क्वेश्चन इस रिलेशन पे आते हैं। और इस वाले रिलेशन, ये जो नीचे वाली दो रिलेशन है, इस पे मुश्किल से 5 से 10% क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर समझना आवश्यक है कि अगर समय कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस में हमारा एक ही रिलेशन होता है, सेम संबंध होता है, एक ही जैसा संबंध होता है। ठीक है, उसी फार्मूले पे यानी इसी रिलेशन पर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन हमें अभी मिला है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग लौट के आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो समझ में आ गया है आपको क्या करना है। समय इसमें कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट होगा तो आपके स्पीड और डिस्टेंस रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। अब प्रश्न को समझ लेते हैं। यदि ये जो आपका 30 घंटे दिया गया है, ये वाला जो 30 घंटे, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन से पढ़िए। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, तो 1/15 की कमी का मतलब होता है 15 में से एक कम करना। तो 1/15 में से कम कर दे तो 15, इसका मतलब होता है कि 15 में से एक कम करना। तो 15 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/15। ठीक है, तो इसका 14/15 का क्या मतलब हुआ, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 15 थी, अब वो किस स्पीड से जा रहा है, 14 की स्पीड से जा रहा है। ये इसके कहने का मतलब है। यदि वह चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले वो 15 की स्पीड से जा रहा था, तो अब किस स्पीड से जाएगा, 1 की कमी करके यानी 14 की स्पीड से जाएगा। तो हम लोग ए और बी लिखते हैं। ठीक है, ए पता क्या होता है, वास्तविक चाल होती है। बी क्या होता है, जिस स्पीड से अभी जा रहा है वो होती है। हमें किसका अनुपात निकालना है, स्पीड का अनुपात निकालना है। पहले वो किस स्पीड से जाता था, 15, अब किस स्पीड से जा रहा है, 14। हमें किसका अनुपात निकालना है, डिस्टेंस का भी अनुपात क्या होगा यही हमें देखना है। ठीक है, डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 15:14। आपको उसी, जब समय हमारा फिक्स होगा तो स्पीड और डिस्टेंस में एक ही जैसा अनुपात होता है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, यही निकालना है। चलिए, स्पीड अगर पहले 15 थी, अब हमारी चाल कितनी है, 14। पहले डिस्टेंस हम कितना तय करते थे, 15, अब कितना तय कर रहे हैं, 14। तो हमने कितना किलोमीटर तय किया, अनुपात में 1, लेकिन वास्तविक में कितना कम तय किया है, 15, सॉरी ये 10 है। तो 10 किलोमीटर हमने वास्तविक संख्या के रूप में कम किया है। अनुपात में कितने किलोमीटर की कमी है, 1 की, लेकिन वास्तविक में कितने किलोमीटर कमी है, 10 किलोमीटर की। तो 1 अनुपात 10 किलोमीटर के बराबर होगा। ये हमारी ए वास्तविक संख्या है, तो हमें 15, इस 15 की वैल्यू निकालना है कि 15 अनुपात में कितनी बराबर होगा। तो 15 अनुपात किसके बराबर होगा, इसमें 15 गुणा कर देंगे तो 150 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक में हमें कितने किलोमीटर जाना था, 150 किलोमीटर जाना था। ये ए आपकी वैल्यू वास्तविक चाल है। तो ये आपके 15 जो अनुपात होगा ये वास्तविक इस डिस्टेंस यानी कुल दूरी का अनुपात होगा। तो कुल मिला के आपका जो फार्मूला था D = S/T, उसमें 150 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस निकल आई है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड अपने तरीके से निकालते हैं।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है वास्तविक में, 150 किलोमीटर। क्लियर। 150 किलोमीटर की दूरी को वो कितना समय में तय करता था, सबसे पहले पहली लाइन में ही लिखा है 30 घंटे में। तो 150 किलोमीटर की दूरी को 30 घंटे में तय करता था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड निकल आएगी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। आगे हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है, तो इसका मतलब कि आज हमारे पास 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे। तो आपके अनुपात मेथड के आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। और रेशियो जो मेथड है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप उन प्रश्नों को कोशिश करिएगा लगाने की। अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचारों को रखिएगा। अगर कुछ इसमें सुधार करने की जरूरत होगी तो उसका भी आप अपनी बातों को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही रखते हैं। इसके चाल, समय और दूरी के आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।